हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? जैसे एक नदी होती है, उसमें उसकी कौन-कौन सी सहायक नदियाँ होती हैं, कहाँ तक उसका जल प्रवाह होता है, तो वो अपवाह तंत्र होता है। जैसा आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होंगी, जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट है, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से ही हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, भूस्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव को अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहां नौकायन करने या नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी या अल्पकालिक है? वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल के अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित अवायु क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संवर्ग कहते हैं। बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल संवर्ग भी कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संवर्ग का आकार छोटा होता है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियां। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब किसी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। ये देखो, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संवर्ग कहते हैं। बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा बाह्य क्षेत्र को जल संवर्ग कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संवर्ग का आकार छोटा होता है। अब ये देख लो कि उत्तर भारत की नदियां ये कौन कौन सी हैं? तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, शारदा नदी, यमुना नदी, केन नदी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इधर ये नर्मदा और ताप्ती, माही, साबरमती नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, कौन सी अरब सागर में गिरती हैं? ये राजस्थान की नदी लुनी नदी है।
ये पंजाब की 5 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी। नदी द्रोणी जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनमें एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व बृहत नियोजन इकाई व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय आबहवा तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। अरब सागर का आबहवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का आबहवा तंत्र। ये आबहवा तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। कुल आबहवा क्षेत्र का लगभग 70% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माई व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय आबहवा द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया। प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका आबहवा क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिनमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माई, पेन्नार, साबरमती, बैराक आदि। मध्यम नदी द्रोणी, जिनका आबहवा तंत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इनमें 44 नदियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। लघु नदी द्रोणी, जिनका आबहवा क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीप पर 18 की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों को भी पहचान कीजिए। नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियां हैं, इसका अपवाद है। ये और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताएं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय आबहवा तंत्र को हिमालय आबहवा तंत्र या प्रायद्वीपीय आबहवा तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये मध्य भारत की नदियां हैं। चंबल, बेतवा, सोन, क्योंकि उत्पत्ति वायु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, फिर भी आबहवा तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया। भारतीय आबहवा तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू-आकृतीय इकाइयों के उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रक्रिया, प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालय आबहवा तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुई है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, द्रोणी शामिल है। यहाँ की नदियां बारहमासी है, क्योंकि बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। ये नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियां, छिपकियां व जल प्रवाह भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, जैसे समतल घाटियां, गोखूर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टे का निर्माण करती है। हिमालयी क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ये क्या है कि जो मैदानी भाग है वहां सर्पिलाकार ऐसे कर लेती हैं अपना। और बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरोध
हो जाता है, वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है? हिमालयी पर्वतीय प्रवाह तंत्र का विकास। हिमालयी पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी है जिसे शिवालिक या इंडो बर्मा कहा गया है। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कोग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो बर्मा नदी 3 मुख्य प्रवाह तंत्रों में बट गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियों, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में वह पोटवार पठार, दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा प्रवाह तंत्रों के बीच में जल विभाजक बन गया। इस प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित हुई। हिमालयी अववाह तंत्र की नदियां। हिमालयी अववाह में अनेक नदी तंत्र हैं जो प्रमुख हैं, वो बताए गए। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,200। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू के निकट एक हिमनद 31 डिग्री 15 और 80 डिग्री 40 पूर्व से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई है। लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्स के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित जास्कर, उंजा, नबूरा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियां से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु
जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरी पद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो ये झेलम नदी के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है। ये वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एक तंग गहरे खंड से गुजरती है। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चेनाब नदी में मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और बाघा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। यह सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी नदी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधर के बीच से प्रभावित होती है। व्यास सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो समुद्र तल से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में आती है और लारगी में माखड़ का निर्माण करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ रिक्के के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ इसे लॉन्ग चेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक माखड़ से निकलती है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। गंगा नदी अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 2900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह भागीरथी के नाम से मतलब जब इसका उद्गम होता है ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद गंगा कहलाती है। जब ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलती है ना, तब ये गंगा कहलाती है। उससे पहले ये भागीरथी होती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। ये अलकनंदा धौली विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंठार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्र प्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में दक्षिणी मुखी होकर दो जल वितरिकाओं मतलब जो दो धाराओं में बंट जाती है, भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल में 550 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8
6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा आपवा तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी है अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाएं तट पर मिलने वाली ये गंगा नदी के बारे में बताया गया है कि ये इसकी लंबाई कितनी है, ये कौन से स्टेट में कितना बहती है और ये भारत का सबसे बड़ा आपवा तंत्र है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सोन इसके दाहिने है और बाएं तट पर सोन इसके दाहिने किनारे पर, मतलब इसका है तो ये है कि सोन एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिने किनारे से इसमें मिलती है। बाएं तट पर मिलने वाली राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदा सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसे राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दोष प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं। नमामि गंगे परियोजना कब चलाई गई थी? तो 2014 में। कौन सी सरकार थी? 2014 में मोदी सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा, इसके दो उद्देश्य है, एक तो इसको संरक्षण प्रदान करना और एक इसमें प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। इसके कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था है, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम। यमुना नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। ये यमुना नदी के बारे में बताया गया कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से हुआ। जैसे गंगा का गंगोत्री हिमनद से हुआ, वैसे यमुना का यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका उद्गम गंगा में हो जाता है। मतलब इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती हैं। उद्गम स्थान है प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेताब व केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, सिंगर, वरुणा और आदि सहायक नदियां बाएं तट पर मिलती हैं। ये यमुना की सहायक नदियां और यमुना गंगा की सहायक नदी है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों का आगरा नहर में आता है। उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा प्रभावित हैं। तो इस यमुना नदी के द्वारा एक हरियाणा है, और हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया और यूपी हो गया। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक माखड़ से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है, पठार के महू के कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू-आकृति के लिए, मतलब जो बड़े बड़े गड्ढे बनाती है ना, उनके लिए विख्यात है। ये गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को प्रभावित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा नदी में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी मापचा चुंगा हिमनद से निकलती है तथा तिल्ला, सोयसेती, बेरी नामक
सहायक नदियों का जल संग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे माकड़ का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा, काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और तथा छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा ऋण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है। ऋण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनाती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और बंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी का दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? छोटे बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था, लेकिन अब परियोजना बनाने के बाद अब ये अपना रास्ता नहीं चेंज करती है। बंगाल का शोक नहीं रही है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, जहां इसे काली या चैका कहा जाता है। घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम के स्थान का है। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चमायुंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे माकड़ का निर्माण करते हुए यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसमें ये देखो बिल्कुल डीपली दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती हैं, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्यक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग धनसरी दक्षिण है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां सुबनसिरी, कोमेंग, मानस व स्कोन्स हैं। सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी जिसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपवर्तन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि इसके अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है। इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय वातंत्र।